वेलकम बैक गाइस। आज मैं तुम लोगों के लिए एक और धांसू मानवा लेके आया हूँ और इसमें एक्शन भर भर के है। अगर तुम लोगों को एक्शन मानवा पसंद है तो ये तुमको जरूर पसंद आएगी। पर एपिसोड शुरू करने से पहले स्वागत करो हमारे चैनल के पहले मेंबर का। इट्स AK999YT। वेलकम टू ओजी गैंग ब्रदर। एपिसोड की शुरुआत में हमें तियानलांग सेक्ट के दाओ फ्रूट प्लांटेशन का सीन दिखाते हैं, जहां पर बहुत अजीब अजीब से पेड़ उग रहे थे और वहीं पर ही किसी की बॉडी पड़ी हुई थी। फिर इस बॉडी में कुछ तो हलचल सी होती है और एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है और सोचता है क्या चल रहा है, ये मैं कहां पर हूँ, मुझे तो असेंड कर जाना चाहिए था ना। क्या यही इमोर्टल रिलम है? हाँ, देखने से तो नहीं लगता, पर आखिर हुआ क्या है? फिर एमसी में बताता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं अर्थ से क्रॉस ओवर करके न्यानगुन रिलम एक कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ गया था और उस क्रूअल वर्ल्ड में मैंने अनगिनत कठिनाइयां झेली और 1270 साल तक कड़ी तपस्या की और मैंने रेड डस्ट ट्रिबुलेशन, मॉर्टल हार्ट ट्रिबुलेशन और 13 हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना किया, जिससे मैंने ग्रेट पाथ ऑफ असेंशन को मास्टर कर लिया और फाइनली मैं असेंड भी हो गया। पर इस टाइम पे मुझे अपनी बॉडी में किसी तरह की पावर फील ही नहीं हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी फिर से एक मॉर्टल बन चुकी है। क्या मैं असेंशन में फेल हो गया और फिर से रीइंकार्नेट कर गया? पर नहीं, ये तो मेरी ओरिजिनल बॉडी है। फिर ये कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो फील करता है कि यहाँ पर किसी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, पर उसकी जगह पे एक अजीब सी अनफेमिलियर एनर्जी है और ये एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी से थोड़ी सिमिलर है। इसके अंदर भी एनलाइटमेंट और एम्पावरमेंट के इफेक्ट हैं। फिर वो कल्टीवेशन पोजीशन में बैठ जाता है और वो सोचता है कि शायद मैं इससे कल्टीवेशन शुरू कर पाऊं। यहाँ अपने एमसी से थोड़ी दूर एक लड़की खड़ी थी और वो सोचती है कि जाओतेन और बाकी सब लोग खाना ढूंढने के लिए गए हैं, वो इतना टाइम हो गया अभी तक वापस क्यों नहीं आए। पर तभी इस लड़की की तरफ एक जोर का हवा का झोंका आता है और ये हवा का झोंका अपने एमसी की कल्टीवेशन की वजह से आया था। इससे ही लड़की थोड़ी कंफ्यूज जाती है। यहाँ अपना एमसी सोचता है मैं इतनी आसानी से क्यूआई रिफाइनिंग की इनिशियल स्टेज में कैसे पहुंच गया। इस अजीब सी एनर्जी के इफेक्ट तो स्पिरिचुअल एनर्जी के इफेक्ट से भी अच्छे हैं। आखिर ये किस तरह की दुनिया है? नहीं रुको, इस एनर्जी में तो कुछ अजीब सा है। ऐसा लगता है कि इस एनर्जी के अंदर मैलिस से भरी हुई कॉन्शियसनेस है। फिर वो हमें बताता है कि ये एनर्जी बिल्कुल भी नेचुरली फॉर्म नहीं है, ये एक मैन मेड एनर्जी है। अगर मैंने इसे अपनी टेक्निक के थ्रू गाइड ना किया होता तो भगवान जाने क्या ही होता और नॉर्मल मोर्टल्स लोग तो इसके सामने टिक भी नहीं सकते। मतलब अपना एमसी तो एक कल्टीवेटर है, अगर उसकी जगह पर कोई मोर्टल होता तो वो तो कल्टीवेट करते करते म्यूटेट ही होने लग जाता। एंड तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक लड़की एमसी के सर पे हाथ रखती है और वो कहती है पागल भाई, तुम जरूर भूखे होगे ना, पर चिंता मत करो, जाओतियन और उसके दोस्त खाना लेने गए हैं, वो जल्दी आते होंगे। पर अपना एमसी सीधा ही उसका हाथ झटक देता है, जिससे लड़की भी बहुत हैरान हो जाती है और वो स्ट्रेट लुक के साथ पूछता है तुम हो कौन, जिससे लड़की बहुत सरप्राइज हो जाती है और वो अपने मुंह पे हाथ रखती है, कहती है हे भगवान, पागल भाई अब तुम बिल्कुल भी पागलों की तरह तो नहीं लग रहे हो, क्या मैं सपना देख रही हूँ? फिर एमसी थोड़ा याद करने की कोशिश करता है, जहां पर उसे याद आता है कि मैं पहले एकदम पागल हुआ करता था और इसी लड़की ने मेरा अब तक ख्याल रखा है, तभी मैं अभी तक जिंदा हूँ। एमसी इस लड़की की तरफ देख ही रहा था, पर तभी वो कुछ नोटिस करता है जिससे वो बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये तो इस लड़की के पास लेजेंडरी यिन ओरिजिन सीक्रेट बॉडी है। फिर हमारा सीन चेंज होकर उन्हीं बच्चों के ग्रुप पे आ जाता है जो खाना ढूंढने के लिए बाहर गए थे और एक बच्चा कहता है अगर मुझे जल्दी खाना नहीं मिला तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। फिर दूसरा कहता है हाँ हम तो चोजन वंस है ना, हमें तो गॉड ने खुद चुना है, फिर हमें इमोर्टल यहीं पर ही क्यों छोड़ गए? तो तीसरा कहता है हो सकता है ये किसी तरीके का टेस्ट वगैरह हो। फिर एक बंदा को ये जगह बहुत ही टेरिफाइंग लग रही थी और वो कहता है शाओतियन तुम्हें क्या लगता है क्या यहाँ पर कोई ईयरी वंस हो सकते हैं? ये कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है। ईयरी वंस यहाँ पर अजीब से मॉन्स्टर्स को कहा जाता है। शाओतियन इस पे चिल्लाता है खुद को ही डराना बंद करो, हम तियानलांग सेक्ट के अंदर रहते लगता है कि यहाँ पर कोई ईयर वंस हो सकते हैं। तभी एक बच्चा खुशी से चिल्लाता है हे वहां देखो वहां पर बेरीज हैं। तभी सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग इन बेरीज की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं कितने टाइम से हमने कुछ नहीं खाया था और यहाँ पर तो कितनी सारी है, अब हम पेट भर के खा सकते हैं, ये जरूर बहुत टेस्टी होंगी। तभी यहाँ पे शाओतियन सोचता है मुझे अपनी बहन के लिए और क्रेजी ब्रदर के लिए भी यहाँ पे बेरीज ले जानी चाहिए। ये बड़े प्यार से बेरीज तोड़ ही रहे थे, पर तभी मोटू के पीछे एक ट्री ट्रंक आगे टकराता है, इससे इसकी भी चीख निकल जाती है और ये चिल्लाता है ये डैम ट्रीज कितने अजीब तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये अपना सर पकड़ते हुए कहता है मैं कब से बोलने की सोच रहा हूँ, यहाँ पर ये इतने अजीब अजीब से ट्रीज क्यों लगा के रखे हैं, वो भी रास्ते के बीचों बीच। पर तभी एक डरावना सीन घटित होता है। वो ट्री में से आवाज आती है खा लो इसे, तुम लोग बहुत लकी हो। इससे इस सारे लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। ये डरते चीखते चिल्लाते यहाँ से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, पर अब सारे ट्रीज में से आवाज आने लगती है। ये ट्रीज इनको बेरीज खिलाने के बारे में कह रहे थे। ये पेड़ कह रहे थे अगर तुम ये बेरीज खा लोगे तो तुम भी हमें ज्वाइन कर पाओगे, ग्रेट इमोर्टल लॉर्ड हमें देख रहे हैं, ये गॉड्स की मर्जी है। ये डरावना सीन देख के ये बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। ये जोर से चिल्लाते हैं जल्दी करो निकलो यहाँ से, ये एरिस हैं। लोग चिल्लाते चिल्लाते भागने लगते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होकर एमसी की तरफ आ जाता है। ये
लड़की कहती है क्रेजी ब्रदर क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मेरा नाम शाओलिंग है, क्या कुछ दिनों पहले मैंने जो तुम्हारे लिए मेडिसिन बनाई थी वो काम की? पर एमसी इसकी बातों को काटते हुए कहता है हे मैं कोई तुम्हारा क्रेजी ब्रदर नहीं हूँ, मेरा नाम जांगयोंग है। वैसे क्या तुम्हें पता है ये जगह कहाँ पर है, इस वर्ल्ड का नाम क्या है, कौन सी कंट्री है, क्या लोकेशन है, क्या तुम्हें कुछ एग्जैक्ट पता है? तो लड़की थोड़ा सोचते हुए बताती है थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, ये है क्लेम कंट्री और हम अभी तियानलांग सेक्ट के आउटसाइड वाली लैंड में है। और कान कंट्री इसके बाद का नहीं पता मुझे। ये सब सुन के एमसी सोचता है क्या मैंने तो इस सब के बारे में कभी नहीं सुना, लगता है मैं न्यानो निरलम में हुई नहीं। फिर वो इस लड़की से पूछता है तियानलांग सेक्ट क्या ये कोई कल्टीवेशन सेक्ट है? तो ये लड़की बताती है हाँ तियानलांग सेक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो इमोर्टल टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा सैंग फैमिली विलेज इयरी थिंग्स के द्वारा घेर लिया गया है, वो तो इमोर्टल्स की प्रोटेक्शन की वजह से ही हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। देन एमसी कंफ्यूजन में इससे पूछता है ये इयरी थिंग्स क्या होती हैं? तो ये लड़की बताती है मैंने भी कभी इनको देखा नहीं, हम लोग बहुत छोटे हैं तो हम तियानलांग सेक्ट की प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर नहीं जाते। पर ये लड़की इसे बताती है कि हर साल कुछ बच्चों के ग्रुप को तियानलांग सेक्ट लेके जाता है जिन्हें सुप्रीम इमोर्टल ने चुना होता है, और इस साल हम लोगों को चुना गया था और यही हमारा पहली बार है जब हम गांव छोड़ के निकले हैं। तो एमसी पूछता है क्या सुप्रीम इमोर्टल भी एक कल्टीवेटर है? तो ये लड़की खुश होती हुई कहती है अरे नहीं, सुप्रीम इमोर्टल तो एक भगवान है जिसे हर इमोर्टल पूजा करता है। ये सुनकर तो एमसी की आंखें और सीरियस हो जाती हैं और वो कहता है एक भगवान? हाँ। पर तो पीछे से एक आवाज आती है सिस्टर सिस्टर जल्दी यहाँ से भागो यहाँ से। ये लड़की पीछे मुड़ के देखती है, उसके सारे दोस्त पीछे से भागते हुए आ रहे थे। वो कह रहे थे ये ट्रीज बोल सकते हैं, ये सारे ईयर इवंस हैं। पढ़ते हुए में दिखाते हैं उसका दोस्त वो पूरी तरीके से उसी ट्री में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जिसे ये बंदा भी नोटिस कर लेता है उसका दोस्त पूरी तरीके से ट्री में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। इससे ये हैरानी से दूर हटने लगता है। वो देखता है कि उसके सारे दोस्त ट्री में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। वो कहते हैं ये बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज हमारी मदद करो। यहाँ जाओतियान तो बस डर के मारे रोने ही लग जाता है। उसके दोस्त उसे मदद के लिए पुकार रहे थे पर वो कुछ नहीं कर पाता। ये लड़की भी देखती है हे भगवान। यहाँ पे वो कहता है हे फैटी यार क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? पर अगले ही पल हमें एमसी को इन पेड़ों को टेस्ट करते हुए दिखाया जाता है। एमसी कहता है ये जगह पूरी तरीके से मेलेवलेंट एनर्जी से भरी हुई है, अगर तुम भी यहाँ ज्यादा टाइम तक रहोगे तो तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। पीछे साउथियन एमसी के ऊपर चिल्लाता है हे पागल उधर मत जा पीछे, ये कितना अनबिलीवेबल है। ये लड़की भी चिल्लाती है ये कितना टेरिफाइंग है, क्रेजी ब्रदर क्या तुम इसमें कुछ मदद कर सकते हो? तो साउथियन भी इससे बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है सिस क्या तुम इस पागल बंदे से मदद मांग रही हो? एमसी वहां से कहता है इनका खून और मांस पहले ही लकड़ी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, अब कोई मेडिसिन इनके ऊपर काम नहीं करेगी। तो अभी ज्यादा समय के लिए इस एनर्जी से एक्सपोज नहीं हुए हो, इसीलिए अभी तुम ठीक ठाक हो। वैसे क्या तुमने इसकी कोई और चीजों को छुआ हुआ है? तो साउथियन फटाक से डरते हुए सारी बेरीज को अपने कपड़ों से झरा देता है और वो कहता है हाँ इन लोगों ने ये खाए थे। फिर नीचे से एमसी इस बेरी को उठाता है और इसको घूरते हुए कहता है ये पेड़ यहाँ सालों से हैं और इन बेरीज ने यहाँ की मेलेवलेंट एनर्जी को एब्जॉर्व किया हुआ है, इन्हें खाने से तुम ट्रीज में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो साउथियन भी कांपती आवाज में कहता है क्या ट्रीज में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे? तो ये सारे बोलने वाले ट्रीज इंसान, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम सबको तो सुप्रीम इमोर्टल ने चूज किया है, हम चोजन वंस हैं। फिर एमसी अपने हाथों में फ्लेम्स जलाता है और वो कहता है इमोर्टल्स, ऐसी घटिया चालें चलने वाले लोग कभी इमोर्टल्स बन ही नहीं सकते, ये बस कुछ स्कैमर्स का ग्रुप है। फिर एमसी सेनलोंग की तरफ मुड़ता है और वो कहता है तुम्हारी बॉडी में ऐसा कुछ है जो कि मुझे चाहिए, बदले में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो साओलोंग भी इसकी तरफ देखता है और लड़की की तरफ देखता है और वो कहता है हाँ इसकी बॉडी के अंदर? तो अपना एमसी कहता है हाँ वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इसके अलावा तुम एक और रिक्वेस्ट कर सकती हो मुझसे। तो ये लड़की एमसी की तरफ प्यार भरी निगाह से देखने लग जाती है और वो कहती है कोई भी रिक्वेस्ट? तो अपना एमसी कहता है हाँ जब तक वो मेरे पावर के अंदर है। तो ये लड़की कहती है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करो। भाई मैंने बहुत सारी मांगा मानव पड़ी देखी है पर ऐसा प्रपोजल मैंने आज तक नहीं देखा। पर यहाँ अपना चूतिया एमसी उसके प्यार को छोड़ के ये सोचने लग जाता है कि ये वर्ल्ड मेलेवलेंट एनर्जी और बहुत सारे खतरों से भरा हुआ है, तो ये रिक्वेस्ट तो रीजनेबल है। एक मोर्टल की लाइफ स्पैन ज्यादा से ज्यादा 100 साल हो सकती है, वैसे ये थोड़ा परेशानी भरा है पर लेजेंडरी इन ओरिजिन बॉडी के लिए ये काफी है। तो एमसी कहता है ठीक है मैं एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। ये लड़की इससे बहुत खुश आती है और वो कहती है ठीक है तो ये वादा रहा। या इनके प्यार को देख के बीच में साउथियन कंफ्यूज हुआ जा रहा था। यहाँ एमसी पूरा सीरियस फेस बनाते हुए सोचता है भले इस एनर्जी में थोड़े बहुत इश्यूज हैं पर अभी के लिए मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, अभी मेरी पहली प्रायोरिटी है काफी पावर होना ताकि मैं खुद से प्रोटेक्ट कर पाऊँ खुद को, और मुझे ये जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा कि मेरे असेंशन के दौरान आखिर क्या ही गलती हुई है। फिर हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 लोग इस प्लांटेशन में आते हैं, एक कहता है इस प्लांटेशन में ज्यादातर फ्रूट अब जिंदा नहीं है, दूसरा कहता है कि कल के दिन इमोर्टल लॉर्ड आने वाले हैं, ज्यादातर फ्रूट्स तो उन्हें ही दे दिए जाएंगे। फिर हमारे सेक्ट में डाव फ्रूट्स की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी और हमारे जैसे लोअर डिसाइपल्स के पास सर्वाइव करने का क्या ही चांस होगा। तो बोनर डिसाइपल कहता है लकीली हम छुपते छुपाते कुछ सीड्स को यहाँ ले आए थे, कुछ दिनों पहले हम जो 7 सीड्स को यहाँ पर लाए थे वो अब तक तो ट्रीज में ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे। फिर हमारा सीन इन दोनों भाई बहनों पे आता है जो कि भूख प्यास से बहुत परेशान हो गए थे और बगल में ही सारे पेड़ इन्हें बेरीज खाने
खाने के लिए उकसा रहे थे और ये जो पेड़ इसे बेरीज खाने के लिए उकसा रहे थे ये उसके दोस्त हुआर और फैटी ही थे। पर ये लड़की कहती है इन लोगों को इग्नोर करो, तुम सो जाओ थोड़ी देर। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है व्हाट द हेल, अभी कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए, तुमने इतने दिन बिना बेरीज खाए गुजार दिए, क्या तुम्हें भूखा मरने से डर नहीं लगता? बड़ा बंदा पूछता है अब हमें इनके साथ क्या करना चाहिए, क्या इन्हें फोर्सफुली बेरीज खिला दें? तो दूसरा कहता है बस मार दो इन्हें, सेक्रीफाइस का दिन आने ही वाला है, अगर इन्फोर्समेंट डिसाइपल्स ने हमें पकड़ लिया तो ये बहुत बुरा होगा। इन दोनों को देख के बच्चे बहुत घबराने लग जाते हैं। यहाँ ये कहता है बस तुम दोनों मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो। और तभी एक जोरदार छलांग के साथ एमसी ऊपर आता है और वो कहता है नहीं यहाँ मैं भी हूँ, और वो नीचे आते ही इसका सर जमीन में ही धसा देता है। फिर एमसी इसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम लोग, जिससे ये बहुत घबरा जाता है और एमसी पूरे गुस्से में कहता है क्या तुम इमोर्टल हो? फिर एक सेपरेट पैनल में हमें इस डाउ फ्रूट ट्री की इंफॉर्मेशन दी जाती है। बस इतना समझ लो कि इस मैलेवोलेंट एनर्जी में ग्रो होने वाला कैसा भी खाना कोई मोर्टल खाता है तो वो ऐसे ही घटिया घटिया से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, और अगर कोई ये बेरीज को खाता है तो वो ऐसे ट्रीज में ट्रांसफॉर्म होता है और 10 दिन के बाद वो दाव फ्रूट्स अपने ऊपर उगाने लगता है। और जितना ज्यादा बूढ़ा ट्री होगा वो उतने कम दाव फ्रूट्स उगा पाएगा, जितना जवान ट्री होगा उतने ज्यादा उगाएगा। और ये मोर्टल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। ये लोग मोर्टल्स को सीड्स समझते हैं ताकि ये लोग उनसे अपने ट्रीज को उगा सकें। फिर अब हमारे चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। जिस पर्सन को एमसी ने जमीन के अंदर घुसा दिया था उसके अंदर अजीब से टेंटिकल्स उगने लग जाते हैं और वो कहता है तूने सही कहा, हम सच में इमोर्टल हैं, एक छोटे से सीड। ये सुन के एमसी बहुत हैरान हो जाता है और वो एकदम से पीछे की ओर छलांग लगा देता है। पर यहाँ ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और वो कहता है एक बेवकूफ जिसे मृत्यु के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ ये सो कॉल्ड इमोर्टल अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एट विल आर्ट का इस्तेमाल करता है, तो अपना एमसी कोई हैंड साइन बना के कोई फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे बहुत ही बड़ा जायंट सा गोला निकलता है फायर का और सीधा इसी की तरफ बढ़ने लगता है। इस बेकार सी जगह पे ये टेक्निक देख के ये भी बहुत हैरान हो जाता है, पर इससे पहले ही कुछ कर पाता वो आग का गोला इससे टकरा जाता है, इसकी पूरी बॉडी जलने लग जाती है और वो बस दर्द के मारे चीखता चिल्लाता ही रह जाता है। और दूसरे डिसाइपल कहता है क्या तुम फायर को कंट्रोल कर सकते हो? वो एकदम से चिल्लाता है आखिर तुम हो कौन? एंड देन वो अपनी इमोर्टल आर्ट डिवाइन क्राफ्ट्समैन ऑफ हेवन का इस्तेमाल करता है, इससे उसके पीछे से बहुत सारे ट्री रूट्स निकलते हैं और एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ अपना एमसी बस अपने हैंड साइन बना के कहता है स्पीड, देन वो इस्तेमाल करता है अर्थ थ्रो टेक्निक और एक अर्थ का चंक निकलता है और उन सारी रूट्स को जकड़ लेता है और वो पलक चपकने की रफ्तार से स्टूडेंट के पीछे हो जाता है और ये बस चिल्लाते रहता है आखिर तू है कौन, ये अर्थ कोर स्टोन्स को कैसे कंट्रोल कर सकता है? पर अपना एमसी स्वॉर्ड क्यूआई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसको बीच में से ही काट देता है। अपने सामने दो इमोर्टल्स को ऐसे मरता देख के ये दोनों बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं और साउथियन सोचता है वो एक इमोर्टल था और वो बस ऐसे ही कितना ताकतवर है और ये कितना कूल था। यहाँ इन स्टूडेंट्स की बातों से अपने एमसी को पता चल जाता है ये अननोन एनर्जी को क्लियर क्यूआई कहा जाता है और वो सोचता है कि अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस की हेल्प से मैं कुछ ही दिनों में क्यूआई रिफाइनमेंट के सेकंड स्टेज पे पहुंच गया। जैसा कि मैंने सोचा था क्लियर क्यूआई सच में थोड़ी अच्छी है, पर बिना फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिल के मैं फाउंडेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट मुझे कुछ मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ताकि मैं फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिल बना सकूं। यहाँ पीछे से साउथियन चिल्लाता है वो मैड मैन, नहीं क्रेजी ब्रदर, वो मूव्स तो भी कितनी ज्यादा अच्छी थी, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? यहाँ अपने एमसी से इग्नोर करते हुए कहता है ये दोनों जरूर गार्ड्स होंगे, जल्दी से यहाँ से चलते हैं जब तक कोई नहीं देख रहा। तो ये दोनों भी हाँ कर देते हैं। फिर हमारा सीन हेवनली मिस्ट सेक्ट में आ जाता है और मैं तुम लोगों को बता दूं तियानलांग सेक्ट और हेवनली मिस्ट सेक्ट ये दोनों ही एक ही सेक्ट के नाम है। यहाँ कोई एल्डर की आवाज आती है जियांग जी कैसी प्रिपरेशन चल रही है सेरेमनी की, और यहाँ हमें दिखा डैम ये तो जियांग जी, हाँ जियांग जी बैठे हुए कहती है घुटनों पे, वो कहती है कि हाँ सब कुछ तैयार है, एडवांस में ही 500,000 डाउ फ्रूट्स को अल्टार में प्रिपेयर कर दिया गया है। तो अब एल्डर पूछता है कल इमोर्टल लॉर्ड डाउ फ्रूट्स लेने के लिए आने वाले हैं तो हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा सावधान होना पड़ेगा। देन दूसरा एल्डर पूछता है इस साल जो नए दाव फ्रूट ट्रीज उगे हैं वो कैसा कर रहे हैं? देन लड़की अपना सर झुकाते हुए कहती है हमारे हेवनली मिस्ट सेक्ट के आसपास जितने भी गांव थे वहां पे बच्चे पैदा होने की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। विलेजेस का 9/10 हिस्सा बूढ़े, बीमार और कमजोर लोगों से भरा पड़ा है। इस साल जो बच्चों की कलेक्शन हुई है वो पिछली साल के बस 1/3 ही है। ये सुन के तो इस एल्डर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सीट ही तोड़ देता है। वो गुस्से में कहता है तो जल्दी करो और पास के टाउन्स में जाके पॉपुलेशन रिप्लेनिश करने का कोई तरीका ढूंढो, क्या आप सब कुछ तुम्हारे लिए मुझे ही करना पड़ेगा? फिर हमें इस गुस्सेल एल्डर को थोड़ा क्लियरली दिखाया जाता है, इसके ऊपर अजीब सी कुछ म्यूटेशन सी आ रही होती है। वो जोर से चिल्लाता है अब तुम उन लोगों को खरीदोगे या जबरदस्ती लेके आओगे तुम्हारे ऊपर है। ये लफड़ा हमारे हेवनली मिस्ट सेक्ट के सर्वाइवल पे डिपेंड करता है, तो अब जल्दी जाओ। पर तभी इतने ज्यादा गुस्सा करने की वजह से इस एल्डर की हालत खराब होने लग जाती है, वो ट्री में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, वो जोरदार चीखे लगाने लगता है। दूसरा एल्डर कहता है जल्दी जाकर कोई डाउ फ्रूट्स लेके आओ। एक और एल्डर देन जियांगसी को ऑर्डर देता है कि जाओ जल्दी से और ज्यादा सीड्स की अरेंजमेंट करो, तो ये भी सर झुका के हाँ कर देती है। देन जियांगसी बाहर निकल ही रही थी तभी एक गार्ड आके इसको बताता है कि यहाँ प्लांटेशन नंबर 9 में 2 गार्ड्स मरे पाए गए हैं, एक को जला के मारा गया है और एक को काट दिया गया है। और ऐसा पता चला है कि ये दोनों गार्ड सीक्रेटली सीड्स को लेके आए थे सेक्ट में। यहाँ सीड्स ये मोर्टल ह्यूमंस को कह रहे हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। यहाँ जियांगसी अपने बड़े बड़े विचारों को संभालते हुए सोचती है क्या ये बाहर के किसी सेक्ट ने कोई इन्वेजन किया है या फिर कोई इनर सेक्ट
प्रीफेक्ट के मेंबर्स पोजीशन हिलाने के लिए कोई ट्रबल खड़ी कर रहे हैं। पर जो भी हो, कल ही तो सेरेमनी है, तो इसके बारे में हम ज्यादा बड़ी फस क्रिएट नहीं कर सकते। जियांगसी आगे बढ़ने लग जाती है और वो पीछे से कह के जाती है कि इस बात को ज्यादा मत फैलाना, मैं कल सेरेमनी के बाद खुद इस केस को संभालूंगी। तो सर्वेंट भी हाँ कर देता है। यहाँ अपना सीन अपने हीरोज की तरफ आ जाता है, जहाँ साउथियन नीचे घूमते हुए गार्ड्स को देख रहा था और एक हाथ में अपना खाना वाना खा रहा था, क्योंकि उसने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था। वो कहता है कि यहाँ पर इन गार्ड्स की शिफ्ट तो पूरी तरह से रैंडम है, लगता है इन्होंने अपने एस्केप को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया है। और वो पीछे मुड़ के अपनी सिस्टर को मजे में खाने के लिए कहता है, पर ये लड़की तो कहती है मेरा तो पेट भर गया है और तू गार्ड्स के द्वारा पकड़ा जाना नहीं चाहता तो खिड़की से दूर हो जा चुपचाप। फिर साउथियन बगल में मुड़ के देखता है जहाँ पर 2 डेड बॉडीज पड़ी थी और वो कहता है वाओ, ये कितना ज्यादा अमेजिंग नहीं था। ये लोग हमारे सामने खुद को इमोर्टल्स कहा करते थे, पर क्रेजी ब्रदर के एक ही मूव में उनने दोनों को ही हरा दिया। फिर वो कहता है कि मैं डेफिनेटली क्रेजी ब्रदर से ये सब सीखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा सिस्टर। वह सिस्टर क्रेजी ब्रदर अकेले अकेले वहां पे क्या कर रहा है, वो नीचे क्यों नहीं आया? तो उसकी बहन कहती है मैं पक्का सॉरी, उसने बहुत सारी चीजें ऊपर लेके गया है तो उसे डिस्टर्ब मत करो। फिर हमारा सीन एमसी पे जाता है, जो कि बहुत सारे सामानों को एक साथ रिफाइन कर रहा था और वो एक हैंड साइन बना के कहता है कंडेंस, और सारी चीजें एक साथ कंडेंस यानी मिलने लग जाती हैं और एकदम से एक जोर का धमाका होता है और बहुत सारे फ्लैग्स निकलने लग जाते हैं। और अपना एमसी इनको देखते हुए सोचता है इन लो ग्रेड अरे फ्लैग्स में ओरिजिनल के 90% तक के इफेक्ट हैं, जो कि अभी के लिए तो काफी होंगे। अभी कल्टिवेट करने के लिए मैं बस क्लियर क्यूआई पे ही डिपेंडेंट हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए मैं थोड़ी बहुत मटेरियल ही बना सकता हूँ। देन वो थोड़े कपड़े उठाता है जो कि उसने गार्ड्स के घर से लिए थे। फिर हम इन बच्चों को दिखाते हैं जो कि अभी बात कर रहे थे, पर तभी अपना एमसी फ्लैश की स्पीड से इन लोगों के पास से निकलता है और वो इनसे कह के जाता है यहीं पे इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। और अपने एमसी को भी दिखाते हैं जो कि इन गार्ड्स के कपड़ों में भी बिल्कुल एक इमोर्टल जैसा लग रहा था। और अपना एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को कैसी लगी है। अगर इस पर अच्छे व्यूज जाते हैं तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और अगर तुम लोगों ने बुक ऑफ एस्पर सीरीज देखी है तो ये थोड़ी थोड़ी उसी के जैसी होने वाली है फ्यूचर में। और अभी ये सीरीज कब तक कंटिन्यू रहने वाली है ये तो तुम्हारे ही सपोर्ट पे डिपेंड करेगा। अगर तुम लोगों को हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो तुम लोग सुपर थैंक्स या मेंबरशिप वगैरह कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।